गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट एंड मिली इक्विवेलेंट। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये टॉपिक ही एनसीईआरटी में 12वीं क्लासेस में है। 11th क्लासेस में स्कूल में तो आएगा नहीं, लेकिन ये नीट एंड आईआईटी जेईई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होता है। इक्विवेलेंट वेट एंड मिली इक्विवेलेंट मेजर टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ठीक है, कंटेंट हम लोग पूरे चैप्टर का पिछले क्लासेस में दिखा दिए थे लेक्चर 1 में। जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ये जो इक्विवेलेंट वेट का जो कंटेंट हम पढ़ेंगे आज, तो वो टॉपिक होता है एक्टिव कैटायंस, एक्टिव आनायन। पहले फॉर्मूला में लिखूंगा, फिर कंप्लीट मॉलिक्यूल, मीडियम वाइज बताऊंगा, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन में कैसे होता है इक्विलिब्रियम इक्विवेलेंट वेट, एंड कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैसे होता है इक्विवेलेंट वेट, वो बताएंगे। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चन से हमने करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन से होमवर्क में दूंगा। ठीक, तो ये टॉपिक ही पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, कहीं से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो यानी आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट वेट किस तरीका से पढ़ेंगे उसको हम लोग शुरू कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट शुरू करने से पहले हमें एक्टिव आयंस के पढ़ेंगे। अब देखो शुरुआत का कैसे होगा। बच्चों, ये जो टॉपिक होगा, सबसे पहले हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास पता होता है, तो हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, तो इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ये इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। जेड फैक्टर क्या होता है वो हमें समझेंगे। एक ही फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एंड डिवाइडेड बाय द जेड फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट कहो, मोलर मास कहो, ये फिजिक्स वाला वेट मास की बात नहीं है, हम उसको वेट मास बराबर लेते हैं। तो अभी ये जो जेड जो होता है फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट वाला, ये है इक्विवेलेंट वेट वाला है। तो यही फॉर्मूला के हिसाब से जब हम जाएंगे, तो अभी पढ़ेंगे सबसे पहले ये जेड फैक्टर क्या होता है ना। जेड फैक्टर होता है, जेड फैक्टर का क्या मतलब होता है ना, इसका पहला मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर मॉलिक्यूल के अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं जेड फैक्टर। जेड फैक्टर का दूसरा मतलब होता है चार्ज ऑफ कैटायन, उसका मतलब होता है चार्ज ऑफ कैटायन। जेड फैक्टर का दूसरा मतलब होता है चार्ज ऑफ कैटायन। जेड फैक्टर का तीसरा मतलब होता है चार्ज ऑफ आनायन, यानी आनायन का चार्ज भी जेड फैक्टर डिसाइडेड करता है। ठीक, उसी तरीके से जेड फैक्टर जो होता है, और क्या होता है ना, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ आनायन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और भी होते हैं। 4 नंबर में आता है जेड फैक्टर होता है एसिडिटी एंड 5 नंबर में डाल देंगे बेसिसिटी। 5 नंबर में डालेंगे बेसिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी, मैं थोड़ा बता देता हूँ। और भी कई तरीका से कर रहे होंगे, तो इतना सफिशिएंट है। तो एसिडिटी क्या होता है एंड बेसिसिटी क्या होता है, वो हम जब डिस्कस, तो ये तो पता चल गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, चार्ज तो कैटायन का मोनोवैलेंट है, बाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, एंड चार्ज ऑफ आनायन भी हमें पता कर लेंगे कितना चार्ज माइनस है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 9th क्लासेस में सिंबल वैलेंसी फॉर्मूला था। अगर आप पढ़ भी नहीं पाते हो फिर भी, तो मैंने 9th क्लासेस के लिए वीडियो बना रखा हूँ। आप 9th क्लासेस से प्ले लिस्ट में जाओगे, 9th क्लासेस के एटम एंड मॉलिक्यूल देखोगे, उसके अंदर में मैंने कैसे फॉर्मूला बनाते हैं वो सिखाया, उसको देख लो, वो भी आपका काम आएगा। ठीक है,
अब हमें एसिडिटी, बेटा एसिडिटी का मतलब एंड बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी का मतलब ये एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें से H+ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमें बोलेंगे बेसिसिटी। एग्जैक्टली ये है कि व्हाट इज बेसिसिटी ना, द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ H+ आयन इज नोन एज ए बेसिसिटी। याद रखना, नंबर ऑफ उल्टा इस कंसेप्ट के अंदर में है। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस्ड and acidity means number of OH- ion produced is called acidity। तो इस तरीका से क्वेश्चन जब मैं करूंगा तो तुमको पता चल जाएगा, और मैंने बोल दिया इसका डेफिनेशन तो तुमने लिख लो, ठीक है। अब हमें जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि फॉर्मूला मैंने बता दिया, जेड फैक्टर मैंने कह दिया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। पहला टॉपिक होता है कि एक्टिव मेटल यानी एक्टिव कैटायन का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले बेटा अगर हमने देखेंगे कि सोडियम, सोडियम एक एक्टिव मेटल है। सोडियम एक एक्टिव मेटल है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आता है। तो सोडियम का वैलेंसी +1 होता है। तो वैलेंसी +1 का मतलब इनका जेड फैक्टर 1 होता है। सो इक्विवेलेंट वेट ई द्वारा डिनोट करता हूँ, ई द्वारा इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर मास को एम द्वारा डिनोट करूंगा, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास यानी सोडियम का एटॉमिक मास इसके अंदर में आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 23। एग्जैक्टली सोडियम में होगा, पोटासियम भी वैसे ही होंगे। अगर हमें पोटासियम की बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट तो इसका चार्ज 1 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 39/1 इक्वल टू 39 ही रहेगा। एग्जैक्टली हमें जब कैल्शियम की बात करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इक्वल टू कैल्शियम का जो ऐसे होता है ना फॉर्मूला, एटॉमिक मास बटा जेड फैक्टर। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 ही बटा जेड फैक्टर हो जाएगा 2, जिसको हम बोलेंगे 20 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। एग्जैक्टली मैग्नीशियम का भी देख लेते हैं ना, मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट होता है। तो इसके अंदर में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 24 मैग्नीशियम का मास डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12। ये फिक्स्ड होते हैं। फिर हमें और अगर करते हैं कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो उसके इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27/3 इक्वल टू 9। ये फिक्स्ड होता है। ये सब मैं जो कह रहा हूँ सब तुम्हारा आगे जरूरत पड़ेगा, 12th में भी जरूरत पड़ेगा। अगर मैंने बेटा करता हूँ जिंक, जिंक की होता है +2 वैलेंसी, इसका कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता। तो जिंक की जो होता है वैलेंसी होता है 2 प्लस उसके इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 65p डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 32.5p। ये आपको 12वीं केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जब करेंगे कॉपर 2+ चार्ज भी होता है, इसकी भी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 31.5p। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट किसके, कॉपर 2+ के। अब थोड़ा बहुत तो हमें सिल्वर की भी लेंगे। सिल्वर जो होता है एजी का वैलेंसी +1 होता है एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास 108/1 इक्वल टू 108 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंट मेटल होते हैं। अगर मेटल का चार्ज पता है तो हमें बड़े आसानी से उसके इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चा। अगर मैंने एल्यूमिनियम कर दिया, जिंक कर दिया, ये सारे एलिमेंट है कि निकेल का करके दिखाता हूँ, वो भी आता है। निकेल का वैलेंसी +2 माना जाता है क्योंकि ये बाईवैलेंट डबल वैलेंसी शो करता है। +2 के अंदर में निकेल का आता है 59/2 दिस इज इक्वल टू 29.5। ये हमें आंसर है। ये जब तुमने 12वीं में जाओगे क्वेश्चन के अंदर में फंसोगे तो ये चीज आपको काम आएगा। सिर्फ मेटल बेटा कभी कभी क्या होता है कंपाउंड दिया होता है लेकिन हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में कंपाउंड का ही दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कैसे कैसे, आप एक बार इसको मैंने नोट कर लिया, आप उसको लिख सकते हो, राइट। देखो दिखा दिया, ठीक है।
अब इसको मैंने छोटा करके रखा। बेटा कंपाउंड कैसे, मान लीजिए मैंने कहूंगा कि जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में समय के हिसाब से, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग या तो खाली जिंक का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं या तो पूरे का निकालते हैं। ठीक है, मैं एक बार पूरे का निकालने के लिए दूसरे टॉपिक में करूंगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जहां पर हमें ब्रैकेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, जिंक 2+ एंड सल्फेट 2-। अभी सल्फेट का तो बताया नहीं गया है, तो जिंक 2+ के लिए हमारी इक्विवेलेंट वेट आके 32.5 में पहुंच जाएगा। तो कभी हमें इसको लेते हैं, कभी पूरे को लेते हैं। अगर पूछेगा तो पूरे को मैंने दूसरे टॉपिक के अंदर में कहूंगा। तो ये जो टॉपिक हमारा था कि एक्टिव कैटायन, ये मैंने बोला एक्टिव कैटायन कब होता है। फिर एक्टिव आनायन वाला टॉपिक के पास चलते हैं बेटे, एक्टिव आनायंस के बारे में। ये तो क्वेश्चन है, एक्टिव आनायन के पास जाएंगे। अब 2 नंबर टॉपिक के पास जाएंगे, एक्टिव आनायंस। एक्टिव आनायन, ये जो एक्टिव आनायन के द्वारा हमें क्वेश्चन से करेंगे बच्चों। एक्टिव आनायन शुरुआत कर लेते हैं क्लोराइड से, छोटा सा, ये कहीं कोई बात नहीं, फ्लोराइड से भी कर सकते हैं। F- को ही फ्लोराइड बोलते हैं, F को फ्लोरीन बोलते हैं। याद रखना बच्चों, अगर 11th क्लासेस के हो तो आप क्या करोगे ना, F को फ्लोरीन बोलेंगे, F- को फ्लोराइड, Cl को क्लोरीन बोलेंगे, Cl- को क्लोराइड, O को ऑक्सीजन बोलेंगे, O2- को ऑक्साइड, लाइक दिस। तो फ्लोराइड जो होता है इसकी इक्विवेलेंट वेट यानी E = इसके एटॉमिक मास फ्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक मास 9 और 19 भी ले लेते हैं, तो 19/1 = 19 ही रखेंगे। अगर हमें क्लोरीन की इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे बच्चा, तो E = 35.5 डिवाइडेड बाय 1 = 35.5 ही होगा। ये उसका इक्विवेलेंट वेट यानी ग्राम पर एटम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका यूनिट में, ग्राम पर एटम, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम पर एटम के हिसाब से हम इसका वैल्यू लेते हैं। क्लोराइड के बाद ब्रोमाइड भी वैसा ही हो जाएगा, अगर आपको पता ही होगा ब्रोमाइड में इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा ना, 80 लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 = 80 बनता है ग्राम पर एटम में। तो ये तो क्लोराइड ब्रोमाइड चला गया। और अगर हमें देखते हैं कि ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन में थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। ऑक्सीजन के डबल माइनस को बोलते हैं ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के डबल माइनस को ऑक्साइड बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन के सिंगल माइनस को पेरोक्साइड बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के 1 माइनस को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइडी बोलते हैं। तो फिर ऑक्साइड के लिए हमेशा के लिए ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, ऑक्साइड का, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास 16/2 = 8। तो 8 इज द राइट आंसर होगा। हमेशा के लिए ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 8 है। अब बाद में निकालना जरूरत नहीं है, याद रख लो। पेरोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 1 माइनस में E = बेटा इक्विवेलेंट वेट पेरोक्साइड का कितना होता है, 16, तो एटॉमिक मास होगा, चार्ज 1 होगा, = 16 होंगे, राइट। सुपर ऑक्साइड का, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इक्विवेलेंट वेट = 32/1 = 32 ही होगा। अब देख लो, ऑक्साइड का होता है 8, पेरोक्साइड का होता है 16, सुपर ऑक्साइड का होता है 32। ये आनायन का इक्विवेलेंट वेट स्पेसिफिकली बताया गया है। ठीक है, आनायन का जो बताया गया इसके अंदर में, मैंने इसको ऊपर ले लेता हूं, आप उसको देख लो, लिख लो। ऑक्सीजन की बात है, थोड़ा जरूरत पड़ता है हमारे पास है, देख लो बेटे, सल्फेट है, SO4 2-। आप उसको याद रख सकते हो क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू इसका मोलर मास कितना है सल्फर का, 32 + 16 4 × 64 डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 2 6 6 3 × 9/2 = 2 4 × 8 1 10 यानी 48, यानी 48 इसका फिक्स्ड है। अगर हमें कार्बोनेट की बात करेंगे, डबल माइनस भी रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का, तीनों का मिला के 48 डिवाइडेड बाय
2 चार्ज डिवाइड हो रहा है, 48 12 60 होता है बटा 2 होता है इक्वल टू 30, ये फिक्स्ड होता है। अगर हमें थोड़ी बहुत तो नाइट्रेट भी कर लेंगे, तुमने कर लेना, सल्फेट भी तुमने कर दिया, एंड फॉस्फेट भी तुम कर लेना। 1 2 3 फॉस्फेट नाइट्रेट टोटल मोलार मास निकालना, एंड डिवाइडर बाय 3 करोगे, डिवाइडेड बाय 1 करोगे। समझ में आ गया? इस तरीका से आनायन का स्पेसिफिकली हम लोगों ने फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा। अगर आनायन के बाद है, जैसे हमने पीछे जाएंगे देखेंगे हमारा कंटेंट क्या था। आनायन हो गया, कंप्लीट मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट वेट फाइंड करूंगा। उस टाइम पे मैंने तुमको बताया था कि कंप्लीट मॉलिक्यूल में कैसे करते हैं। बेटा कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए अगर हमने कभी कभी फाइंड करेंगे कि जैसे देखो मैंने बोला था ना, अभी अभी कर रहा था जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक सल्फेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट 2 माइनस, दोनों को मिला देंगे फिर। दिस इज इक्वल टू 65p बाय 2 प्लस इसका कितना आया था 2 तो आएगा, मगर ये था शायद 96 आई थिंक 96 था बाय 2 करा था अभी मोलर मास के हिसाब से। तो यही इसी हिसाब से हम इसका निकाल देंगे, जितना भी आंसर आएगा, यानी 32.5p प्लस 4080 आया था। तो इनको हमें ऐड करके जो भी आंसर आएगा, ये आंसर हमने लिख देंगे पूरे प्लस करके। प्लस तो सबको आता है, तो इसको करके इस तरीका से होता है इक्विवेलेंट वेट। अगर हमें सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट देंगे तो करोगे। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर नाइट्रेट अगर मैं दूंगा NO3 होल ट्वाइस ही, इसको भी तुमने सॉल्व करोगे। तो ये है, इस तरीका से पूरे मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट हमें सॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमें एक नया क्वेश्चन से अगर मैंने पूरे मॉलिक्यूल का कहूंगा H2O2 का इक्विवेलेंट वेट बच्चा क्या होगा? H2O2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये एसिड के मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 यानी Z फैक्टर 2 यानी इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास 34/2 इक्वल टू 17। तो H2O2 का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर 17 हुआ। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट वेट को तोड़ना पड़ेगा। देखो मैं अगर तुम्हें ऐसे बोलता हूँ कि H2SO4 का कितना है ना, सबसे पहले पूरे का निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे ना? H2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2H प्लस कितना हो जाएगा ना? 2 का 2 बटा 1, 2 1 जा 2 फिर बटा 2 हो गया, प्लस क्योंकि एक का बेटा एक हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जितना होता है 100 हाइड्रोजन का उतना ही होता है, क्योंकि जितना एटॉमिक मास बढ़ाएंगे उतना नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा चार्ज। ठीक है, तो 2 बटा 2 हो जाएगा, प्लस सल्फेट यानी फिक्स्ड रहेगा। सल्फेट का कितना हो जाएगा? मैंने अभी करा था शायद 48, तो यानी 1 प्लस 48 दिस इज इक्वल टू 49 इसके इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का। आप सिमिलरली अगर करना चाहोगे HCl का करोगे, HNO3 का इक्विवेलेंट वेट तुमने खुद फाइंड कर दोगे, बड़े आसानी से मॉलिक्यूल में हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। हम पीछे जाएंगे, देखेंगे हमारा टॉपिक के अंदर में हमने क्या क्या रेडी करके रखा था। मीडियम वाइज इक्विवेलेंट वेट निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चे, मीडियम वाइज जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ये मीडियम वाइज इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें एसिडिक एंड बेसिक मीडियम की बात करेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन होता है, यानी मीडियम के हिसाब से मीडियम वाइज हमें सॉल्व करेंगे। कैसे ना बेटे? एक मेन क्वेश्चन होता है परमैंगनेट। मेन क्वेश्चन क्या होता है? परमैंगनेट। MnO4 एक सिंगल माइनस होता है, आप कभी टाइट्रेशन भी करोगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। कौन? ये वाला MnO4 माइनस। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये देखने में कैसे, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Mn रखेंगे, डबल बॉन्ड ये रहेगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, एक माइनस कहीं रहेगा।
ठीक है। एंड इसकी जो कलर होगा ऑलमोस्ट पर्पल और ब्लैक कलर के होंगे, राइट। वायोलेट ही बोलते हैं, पर्पल ब्लैक कलर बोलते हैं। तो ये जो होगा परमैंगनेट का जो होगा, अगर इसके मीडियम एसिडिक होगा, मैं आपको यहीं पर सिखा देना चाहता हूं, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो परमैंगनेट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद बनेगा Mn2+ में। ये ब्रह्मवाणी है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो बेटे। MnO4 एसिड के मीडियम से परमैंगनेट Mn2+ आयन में जाएगा। आप देखोगे इसके अंदर में वैलेंसी कितना है ना, इसके अंदर में वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 7 है। इसके अंदर में वैलेंसी कितना है, इसके अंदर में वैलेंसी आपका होता है 2 दिखाई दे रहा है 2। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, वैलेंसी के डिफरेंस कितना आ रहा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5p इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू जो भी MnO4 का मोलर मास होगा m/5, जो भी मास होगा Mn का कितना होता है बच्चा। अगर तुम कहोगे कितना है सर ना, कितना मतलब इसका मैंगनीज का बोला था मैंने 55p प्लस 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। एसिडिक मीडियम में ये। बेसिक मीडियम के लिए क्या होता है बच्चा, बेसिक मीडियम के लिए जो MnO4 माइनस होता है ये चेंजेस होता है MnO2 में। MnO2 में आपके डी ब्लॉक के अंदर में बेटा, अभी जो आगे 11th आपका हो जाएगा, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा इसको देखता है तो भी उनको भी तो अच्छा लगेगा पक्का, ऐसा तो है नहीं। आप कहीं भी पढ़ते होंगे उल्टा सीधा करके पढ़ते होंगे, मैं सारे सिस्टमेटिकल लाया हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ ड्रॉपर बच्चा देखेगा, 12th बच्चा देखेगा, 11th बच्चा अगर शुरुआत करता है, वैलेंसी आपको सीखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी थोड़ा बहुत उस पहले से सीख लोगे तो ज़्यादा समझ जल्दी आ जाएगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो 12th क्लासेस के डी ब्लॉक एलिमेंट में बेसिक मीडियम में MnO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या स्लाइटली अल्कालाइन मीडियम में है, उसमें से जिन्होंने NCERT को बनाया उन्होंने गलती से, गलती भी नहीं है मतलब उनका कॉन्सेप्ट गलत है, उनको पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन सी एसिड के मीडियम में होना चाहिए। कभी आगे जाओगे, मैं तो बोल दिया बेसिक अल्कालाइन मीडियम में 3 क्वेश्चन है एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बताता हूँ। MnO4 माइनस MnO2 बेसिक मीडियम में MnO4 इसमें जाएगा, इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 7 है, डिफरेंस कितना है 3। तो पक्का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू जो भी मोलर मास होगा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा था कि 12th के डी ब्लॉक एलिमेंट के MnO4 का बेसिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, उनका जो थर्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने उनको बेसिक मीडियम में रखा उन्होंने शायद सही से सोचा समझा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलती से आ गया, ऐसा यही है कि जिन्होंने रखा उनको लगा कि MnO2 बनना है इसलिए बेसिक मीडियम में है, लेकिन वो MnO2 MnO4 नहीं बना रहा है, वो MnO2 Mn2+ बना रहा है। मैं क्या बोला टीचर को समझ में आ रहा होगा, और जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे उनको भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में कभी H+ आयन रहेगा नहीं, तो वो क्वेश्चन में H+ आयन था, इसलिए मैंने ये बोला। 11th वालों इसको अभी नजरअंदाज कर लो, क्योंकि आप आगे जाके इस टॉपिक में पढ़ोगे। अगर किसी अच्छा बच्चा टैलेंट बच्चा तो चेक भी कर लेना। ओके हो गया, यानी मैंने ऐसे करा। एक और क्वेश्चन सी बेहद जरूरी है तुम्हारे लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट है यानी Cr2O7 2-, ये होता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट लगभग आपके कैसा कलर के होते हैं, क्रोमेट वो येलो कलर का होता है। डाइक्रोमेट देखोगे इसका स्ट्रक्चर भी इस तरीका से कभी ऐसे होता है स्ट्रक्चर का, बाद में पढ़ोगे माइनस माइनस, ये 2 होगा 1 2, ये भी रहेगा, ये रहेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी, ये होता है डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा ये डाइक्रोमेट वो जैसे वायलेट पर्पल कलर के थे, ये एक मतलब येलो एंड ये ऑरेंज कलर का रह जाएगा, ऑरेंज कलर का। तो फिर हमें क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी हमेशा एसिडिक मीडियम होता है, इसका बेसिक नहीं है। अगर इसकी वैलेंसी देखो 2 क्रोमियम का जैसे Cr2O7 डबल माइनस होता है, ये कन्वर्ट जरूर होता है Cr3+ में, इधर 2 है, इसको जो 2 कर देंगे इनका टोटल वैलेंस हो जाएगा 6,
एंड इन दोनों का टोटल वैलेंसी अगर तुमको समझ में आ जाएगा, मैं लिखता हूँ 2x -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 12, बस ये 2x ही चाहिए हमको क्योंकि दोनों क्रोमियम का चाहिए। तो 12 से 6 को जा रहा है तो इसमें जेड फैक्टर आ रहा है 6, इसमें जेड फैक्टर आ रहा है 6। तो अब क्या करोगे आप ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जो भी मोलर मास होगा डिवाइडेड बाय 6। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर इक्विवेलेंट वेट फॉर द मॉलिक्यूल्स, राइट बेटा। मॉलिक्यूल एंड एसिड के मीडियम में मैंने बता दिया, एसिड के मीडियम में इक्विवेलेंट वेट बताया, मीडियम में। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है डिसप्रपोर्शनल रिएक्शंस इन इक्विवेलेंट वेट फॉर द डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। बच्चा डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन को चलते हैं कैसे ना, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन को जब जाएंगे हम देखेंगे कैसे होता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। बेटा अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, 11th में हो, तो वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको समझ आएगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। मेरा ये कहने का मतलब, अब 11th में 10th पास करके 11th में आए होंगे तो आपको डिसप्रपोर्शन का मतलब पता ही नहीं होगा। चलो मैं कहता हूँ, सुन लो, जितना समझ आ जाए। डिसप्रपोर्शन मतलब नॉट प्रोपोर्शन। इसका मतलब प्रोपोर्शन का मतलब नहीं है, का मतलब एक एलिमेंट होगा जो जिसका वैलेंसी रिएक्टेंट में जितना होगा, प्रोडक्ट में किसी एक कंपाउंड के अंदर में उनका वैलेंसी ज्यादा हो रहा होगा एंड एक में कम हो रहा होगा, वैसे वाला इक्वेशन को बोलेंगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन से भर भर के आया होता है, जेई मेंस का कंटेंट यही है, डिसप्रपोर्शन। एक क्वेश्चन से मैं करता हूं P4 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू PH3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2PO2 माइनस हाइड्रोजन फॉस्फाइड। अब बेटा इसकी वैलेंसी क्या है? 0। अब 0 से इसकी वैलेंसी कितना जा रहा है ना, -3। सी हियर, 0 से कितना जा रहा है, 0 से कितना जा रहा है, -3। फिर ये भी 0 था, यहां से कितना जा रहा है, ये +1, यानी एक में बढ़ता है एक में घटता है। सही समझ में आ गया? इस कंडीशन पे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू फास्फोरस का मोलर मास कितना, 31 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 124। तो मैं अगर इक्विवेलेंट वेट कहूंगा ना 124 डिवाइडेड बाय कितना घट रहा है, पहला में 3 घट रहा है, 3 प्लस कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 124/1। दिस इज द वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। जैसे जिसका हो रहा है उसी का डिवाइडेड बाय जितना घट रहा है वैलेंसी या जितना बढ़ रहा है वैलेंसी प्लस करना है, इसलिए कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन से। एक और क्वेश्चन करके तुमको समझा दूंगा, आप समझ लो, समझ लिया होगा। एक और क्वेश्चन से करता हूं, जैसे आपके पास आएगा MnO4 माइनस 3 मॉलिक्यूल प्लस 4H प्लस आयन गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4। ये डबल माइनस था, डबल माइनस, ये सिंगल माइनस रहेगा, बढ़ेगा, प्लस MnO2 बनेगा, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें से 4 8 2 10 2 12 4 3 12, ठीक है। अब कहानी क्या होता है, मैंने बैलेंसिंग इस टॉपिक में ले आया, मैंने मेरे कंटेंट जो लेक्चर 1 था उसमें मॉडिफाई करके बैलेंसिंग रिएक्शन को इधर से मैंने सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा बाद में। चलिए बच्चे, ये क्या होता है ना, इसके इक्विवेलेंट वेट, सबसे पहले इनकी वैलेंसी कितना होता है ना, इसकी वैलेंसी 6 होता है, इसकी वैलेंसी 7 होता है, इसकी वैलेंसी 4 होता है। तो सबसे पहले ये जो है घट क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1। अब इधर से क्या हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 2, डिक्रीजेस बाय 2, 2 घट रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जो भी मोलर मास इसका होगा डिवाइडेड बाय जो भी, मतलब 55P66 डिवाइडेड बाय, पहले इसका मोलर मास मैं निकाल देता हूं। नेक्स्ट देखो बेटे क्या होता है इसके अंदर में,
कि जो मोलर मास इसका है, ये मोलर मास के अंदर में मैंगनीज का आता है 55 प्लस 16 4 जा 64, 5 4 जा 9, 6 5 जा 11, दोबारा 5 4 9 6 5 11, इतना ही है मोलर मास। जो मोलर मास इतना ही है तो फिर इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 119 बटा इंक्रीजेस बाय 1 प्लस 119 बटा डिक्रीजेस बाय 2, तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड जो डिस्प्रपोर्शन करता है। तो आप समझ गए होंगे क्या करा मैंने, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है उसको चेक करेंगे, वो हो जाएगा जेड फैक्टर। तो मोलर मास जितना होगा उतना बटा जेड फैक्टर, फिर उतना बटा जेड फैक्टर, कहीं घटेगा तो कहीं बढ़ेगा, तो इस तरीका से होगा, समझे। तो अब हमें दोबारा चलेंगे हमारे कंटेंट के पास है। कंटेंट में हमारा क्या था कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन था। अब कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन होगा। कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल के पास जब जाएंगे, देख लो कन्वर्जन मॉलिक्यूल में सपोज हम कहेंगे हमारे पास एक होता है सल्फर। सल्फर अगर इस तरीका से कन्वर्ट करता है बच्चा, सपोज सल्फर जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, या सल्फर जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में, या सल्फर जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड में, या किसी और कंपाउंड में जा रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, या कभी कोई इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन में एक एलिमेंट किस तरीका से चेंज हो रहा है। अगर दो दो में जा रहा है तो डिस्प्रपोर्शन, कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, मैंने कर दिया। एक में जा रहा है रिएक्शन के अंदर में, तो आप समझो कि जो फ्री रहता है एलिमेंट है उसका वैलेंस होता है 0, उसका वैलेंस होता है 0। H2SO4 में सल्फर का वैलेंस होता है 6, तो ऑफकोर्स इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू इसमें मोलर मास, तो किसका मास लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फर का, तो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है, यानी सल्फर का 32 में देंगे। मैं कॉमनली आटम की मास लेता हूं डिवाइडेड बाय 6, तो इसके अंदर में इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू सेम सल्फर का डिवाइडेड बाय, इसका वैलेंस कितना है पहले 4 है, तो डिवाइडेड बाय फिर 4 हो जाएगा, इसमें से -2 है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू m बटा 8 है। देखो 8 का डिफरेंस हो रहा है, 0 से -2, 0 से -2 का मतलब 8 नहीं हुआ, 2 में जा रहा है, यानी 2 घट रहा है, घटे या बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 में जा रहा है, 8 इसके अंदर में नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 6 में जा रहा है। तो इस तरीका से मॉलिक्यूल का कन्वर्जन में कैसे इक्विवेलेंट वेट होता है ये भी हमने सीख लिया है बच्चा। तो अब हमें जाएंगे किस टॉपिक के पास बच्चा, देख लेते हैं हमारा कंटेंट क्या था, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं बड़े आराम से हमारे क्वेश्चन के पास है। तो इक्विवेलेंट वेट में हमने क्या सीखा, एंड अब हमने इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन, पहले से क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है तुम्हारे लिए, इतना करोगे तो अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आप समझ लो कि आप नीट जेई के प्रिपरेशन को सही से करा। तो बाकी वाले जो होते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो पढ़ा तो देंगे, कहीं मतलब बीच में से कहीं मतलब 2-4 क्वेश्चन उठा लेंगे, उसको टॉपिक की एक कंसाइज मैनर में नहीं होता है। ये इक्विवेलेंट वेट अगर कोई देखेगा तो उसका बल्ले बल्ले होगा, एंड वो जेई मेंस के लिए राइट कैंडिडेट हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है बच्चा, अब हमें शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन लिखा है ऑलरेडी मेरे, एंड इनमें से क्या करूंगा, मेरे 6 क्वेश्चन रखा, 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब ये जो अगर किसी को इनमें से मैंने दिया 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा। अगर तुम लोग में से किसी को क्वेश्चन सी नहीं आता है तो आप यूट्यूब में अगर मुझे मैसेज करोगे, जरूरत पड़ने पर नंबर भी मांग लोगे, वैसे नंबर मैं दूंगा नहीं, मगर नंबर मांग लोगे, नंबर मांग के अगर कहोगे तो मैं शायद आपको भेज दूंगा, या अदरवाइज मैं आपको आंसर भेज दूंगा यूट्यूब के मैसेज में। ठीक है बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन को साइड करके मैं सोचता हूँ कि यहीं पर तुमको मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन को थोड़ा हमने छोटा कर दिया, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि, पहला क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं यहीं से चला जाता हूँ फिर आऊंगा। बेटा पहला क्वेश्चन क्या होता है, ए मेटल ऑक्साइड हैज ए 60% मेटल एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ए मेटल ऑक्साइड हैज ए 60%, क्वेश्चन देख लो,
ए मेटल ऑक्साइड हैज 60% मेटल, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? करते हैं नंबर वन में करते हैं ए मेटल ऑक्साइड, समझा करो। मेटल ऑक्साइड में 60% मेटल होता है, सही समझा? दोबारा देख सकते हैं 60% मेटल होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो वो हमें देखेंगे कैसे। मेटल ऑक्साइड में 60% मेटल होता है, कितना होता है ना, 60% होता है मेटल, यानी 40% होता है ऑक्साइड, यही समझा तुमने? 40% ऑक्साइड, ध्यान देना करो, 40% ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कितना होता है, यानी ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना होता है, पढ़ के आए हैं अभी? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू 8 होता है, पढ़े हैं? तो बेटा 40% के लिए अगर 8 इक्विवेलेंट वेट होता है, तो 60% के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 8/40 इंटू 60। अब एक 0 काट दिया, 8/4 2 हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 12, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल भी 12 होगा। कैसे होगा देखते हैं इसमें से। दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आंसर 12 बोले तो ये मैग्नीशियम ही होगा, ये मैग्नीशियम होगा। समझ आ गया बातें? मेटल था, मैंने कैसे सॉल्व किया, अप्रोच कैसे लगाया, आप अप्रोच को देख सकते हो, अप्रोच कैसे लगाया, अप्रोच को देख सकते हो कैसे। ऑक्साइड का जो था 40% था, एंड ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पहले से हमको पता है, 40% के लिए 8 है, तो 60% के लिए जितना है वो मेटल का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज 60, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी व्हाट? हमें इसके लिए भी क्वेश्चन से करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे। क्या बोला गया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल टू 60, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कितना होता है? सब कुछ हमें बता के आए हैं। तो मेटल देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 60, ठीक है। इट इज इम्प्लाई दैट 60 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। तो 60 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्साइड का 8 फिक्स्ड होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू 60 माइनस 8 है इक्वल टू कितना है ना, 60 माइनस 8 है होता है 52, यानी ये हो जाता है 52 होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सही समझ में आ गया होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर 52 आया, तो क्वेश्चन पूछा था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, इट इज इम्प्लाई दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इक्वल टू कितना हो जाएगा MCl, तो 52 तो ठीक है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन होता है 35.5 इक्वल टू 5 2 7 5 3 8.5 87.5, ये आंसर है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। चलिए देखते हैं 87.5 इज द फर्स्ट ऑप्शन, तो ये राइट आंसर है। अब देख लो क्वेश्चन क्या बोला। अगर यही क्वेश्चन में मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 60, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, तो निकालो फिर नाइट्रेट का अलग से जोड़ के उसको सॉल्व करो। अगर मैं यही क्वेश्चन को अगर मेटल नाइट्रेट पता करता, सपोज मैं मेटल नाइट्रेट पता करता, तो देखो मेटल ऑक्साइड कितना है 60, तो आप ये देख लो मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 60, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू 60 माइनस 8 इक्वल टू 52। अगर मेटल कार्बोनेट की बात कर देंगे, मेटल कार्बोनेट की बात कर देंगे, तो मेटल प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 52, कार्बोनेट का 30, यानी ये आ जाएगा 2 5 3 जा 5 3 8, तो 82 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप बाकी भी कर सकते हो, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड,
कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा इसको इस तरीका से लेके अपने आप को खुद क्वेश्चन बना के क्वेश्चन करो, आपका दिमाग खुल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन से बच्चा क्या है तुम्हारे लिए, ठीक ठाक क्वेश्चन भी है ये। 10 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स 5.6 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी व्हाट। ऑप्शन 4 आपके पास है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड को जब हीट करेंगे 5.6 ग्राम ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। देखो बोला बोला कि मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है 10 ग्राम का है। जब इसको हमें हीट करेंगे स्ट्रांगली तो ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड बन गया 5.6 ग्राम। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो है वो कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन देख लो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। दिमाग का सर यही लगाएंगे, 10 ग्राम टोटल था, 5.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड अगर है तो बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, पक्का 4.4 ग्राम बनेगा। आप देख लो। तो अभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में पढ़ा था, वो तो सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 4.4 ग्राम हो जाएगा तो हमें क्वेश्चन से वहीं से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे देखो, यानी 4.4 ग्राम के लिए, यानी देखो बेटा 4.4 ग्राम के लिए आप यूनिटरी मेथड हमेशा यूज करेंगे। 4.4 ग्राम के लिए मोलर मास कितना है, 44 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है, समझे क्या। तो फिर 5.6 ग्राम के लिए कितना होगा इसका टोटल मोलर मास, 5.6 ग्राम के लिए मोलर मास हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 5.6 इक्वल टू 56 ही हो जाएगा ग्राम पर मोल। यानी मेटल ऑक्साइड का मोलर मास 56 ग्राम पर मोल हो रहा है। देख लो मैंने क्या बोल दिया, यानी इसमें से इट इज इम्प्लाई दैट मोलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है, मेटल ऑक्साइड इक्वल टू 56 ग्राम। जरा समझो, हमें इक्विवेलेंट वेट मेटल चाहिए, मोलर मास 56 ग्राम। अब हम चलते हैं, इट इज इम्प्लाई दैट मतलब 56 इक्वल टू मोलर मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्साइड का तो कितना होता है बेटा, 16 होता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में मेटल प्लस ऑक्साइड होता है। तो मेटल का रखा एंड ऑक्साइड का मैंने 16 लिख दिया। तो यानी मास ऑफ मेटल, व्हाट इज दिस, मास ऑफ मेटल इक्वल टू 56 माइनस 16 इक्वल टू 40। अरे कौन सा मेटल है ना, कैल्शियम है। कैल्शियम का मास 40 होता है, कोई बात नहीं। मास अगर 40 आया तो ये जो 40 किसका है, 40 किसका है, कैल्शियम का है। अगर कैल्शियम का मास 40 है ना बच्चा, तो कैल्शियम का चार्ज भी पता चल जाएगा ना, कैल्शियम का चार्ज +2 होता है। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20, यानी 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस केसेस। कैसे था क्वेश्चन से हमारा जाना जाते हैं। क्वेश्चन था 10 ग्राम ऑफ द मेटल कार्बोनेट व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस 5.6 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, देन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो हमने क्या लिया ना, हमने उसको हीट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी 4.4 होगा, 4.4 के लिए 44 ग्राम पर मोल, तो 5.6 के लिए भी 56 ग्राम पर मोल होगा मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड को माइनस कर देंगे, 40 बच गया मेटल का मास। तो मेटल मास बटा मेटल चार्ज, चार्ज कैसे पता चला ना, जब 40 मास कौन सा मेटल का है, कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का चार्ज 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करके हमने 20 पा लिया। समझ आ गया, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पा लिया आंसर, अब नहीं खोना। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो क्वेश्चन से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लो। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा
मुझे बताओगे एंड मैं तुम्हारा ये आंसर का जवाब दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को खोना मत। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उड़ीसा वाला विद्यासर के चैनल देखते रहो।